हमारे भाई पुतिन ने कहा है कि मैं यूक्रेन पे बहुत बड़ा हमला करने वाला हूं क्योंकि यूक्रेनियों ने मेरी ऐसी तैसी कर रखी है। यूक्रेन बार बार लगातार पुतिन के नेचुरल गैस और ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल पाइपलाइंस, ऑयल स्टोरेज और ऑयल टैंकर्स पे अटैक करता है और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता है। देखिए, परिकल्पना कीजिए, ये वही ईरान वाली मानसिकता है। ईरान को पता है मिलिट्रीली वो अमेरिका इजराइल को नहीं हरा सकता। जिलेंस्की को पता है ट्रंप मुझे पेट्रियट मिसाइल यहां बनाने दे ना बनाने दे, इट डज नॉट मैटर, आई कैन नॉट डिफीट रशिया। ईरानी क्या करता, आसपास की कंट्रियों पे बम चलाता, मिसाइल चलाता है, वहां की रिफाइनरी, वहां का होटल, वहां का टैक्सी स्टैंड, जहां लग जाए मेरी बला से। ये ईरान की फितरत है। कभी अमेरिका के नाम पे चलाता, कभी जहाद के नाम पे चलाता, कुछ भी नाम से चला देता। अब जिलेंस्की सॉवरेनिटी, नेटो, यूरोप के नाम पे रशिया के ऑयल एंड गैस को टारगेट करता है और ऑयल एंड गैस से पुतिन की पूरी दुकान चलती है। अब पुतिन साहब यूजुअली बड़े संयमित व्यक्ति है, बड़ा उनका माइंड टेम्पर कंट्रोल रहता, पर आज पुतिन ने कह दिया, बोला भैया अगली बार अब मैं बहुत घातक हमला करूंगा। मैंने आपको पहले कहा था कि रशिया में जो बज है कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड मे बी यूज्ड, और अगर रशिया को न्यूक्लियर भी जाना पड़ा, दे माइट गो न्यूक्लियर रादर देन टेकिंग अमेरिकन और वेस्टर्न हेजेमनी। मतलब पुतिन की भी एक लक्ष्मण रेखा है कि भाई इसके आगे नहीं। और कहीं ना कहीं जिलेंस्की को हथियार तो मिल ही रहा, कहीं ना कहीं जिलेंस्की को वेपन्स तो मिल ही रहे। तो अब पुतिन ने कहा भाई साहब मैं तबियत से यूक्रेन को ठोकने वाला हूं। अभी आपको पता होगा हमारे 4 भाई मरे थे, यूक्रेन के पोर्ट पे रशिया ने अटैक किया। अब वो जिस वेसल पे थे वो शैडो वेसल थी, क्या थी ये तो मुझे नहीं पता, बट हमारी हार्दिक संवेदना है, हमारे 4 भाई मरे। देखिए, जब ये अटैक होगा तो यूक्रेन भी उसका रिटेलिएशन करेगा। अब यूक्रेन अगर उसका रिटेलिएशन करता है तो वो कहां करेगा? वो मिलिट्री ठिकानों पे नहीं करेगा। ईरान क्या इजराइल पे अटैक करता? आज के डेट में भी ईरान इजराइल पे अटैक नहीं करता। क्यों? कहते हैं इजराइल प्रोपोर्शनल जवाब देगा ही नहीं, वो तो आके फोड़ देगा, भूखा शेर है, फाड़ के खा जाएगा। मतलब वो टिक टुक नहीं करता। मतलब वो कहते हैं ना, वो तुम गोली चलाओ तो वो ब्रह्मोस चला देता, उसका तो ये सीन है। तो इसीलिए आज भी ईरान के अंदर ये धारणा है कि इसराइलियों को मत छोड़ो बेटा, फोड़ देंगे ही। ठीक उसी तरह से पुतिन को भी छेड़ना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पुतिन जब अटैक करेगा, ये बड़ा अटैक करेगा, और यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन जैसे ईरानी इसराइल पे अटैक नहीं करते, ईरानी अमेरिका के शिप्स पे अटैक नहीं करते, वो क्या आसपास की कंट्रियों पे अटैक करते। तो यूक्रेन क्या करेगा? ऑयल एंड गैस पे अटैक करेगा। ऑयल एंड गैस पे अटैक करेगा। हमारी समस्या क्या? हमारा करीब 50, 51, 52% अभी जो ऑयल एंड गैस है रशिया से आ रहा। 11.1 मिलियन बैरल्स पे आ गए थे, अभी 26 मिलियन बैरल पे आ गए। इनकी 26 लाख बैरल दिन में हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से क्रूड, दिन में। और आप देखिए, ये जो परिस्थिति अगर रशिया में स्टोरेज, पंपिंग, पाइपलाइन या ट्रांसपोर्टेशन में दिखते आई, कहीं ना कहीं वो दिखते हमें आएगी। और समस्या क्या है? यहाँ से हार्मोज आपका बंद है। बारबर मंडेल पे आपको मैं बताऊं, पोजिशन ये है कि आपका हुती बैठे रॉकेट मिसाइल लेके, आईआरजीसी के अफसर बैठे हैं। जी हाँ, आईआरजीसी के अफसर बैठे हैं और उनको वो गाइड करे कैसे चलाना है मिसाइल, क्या रॉकेट चलानी है। मतलब आईआरजीसी के संरक्षण में आपके हुती बैठे बारबर मंडेल। हुती फिलहाल कह रहे हैं कि हमने बारबर मंडेल बंद नहीं किया, पर हमने सऊदियों का ब्लॉकेट लगाया जो लगा है। कल मैंने आपको बोला था एक चाइना का शिप जा रहा था, उसको भी ठोक दिया इन्होंने। तो सऊदियों को ब्लॉकेट, चाइना का शिप ठोक दिया, पर अभी कह रहे बारबर मंडेल खुला, आईआरजीसी के लोग वहां बैठे। तो मोहम्मद बिन सलमान तो बेचारे वैसे ही फंस गए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को तो ट्रम्प ने बोल दिया, बोला भाई अगर सिविल न्यूक्लियर डील करनी तो इब्राहिम अकॉर्ड्स पे साइन कर। जो मैंने आपको बोला, मेरे हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान नहीं करेगा। एनीवे, तो यहां होतियों का ब्लॉकेट जारी है, आईआरजीसी के लोग बैठे, बारबर मंडेल बंद होगा। इमेजिन कीजिए, हार्मोज बंद, बारबर मंडेल बंद। बारबर मंडेल अगेन 22% ऑफ द कार्गो एंड 33% ऑफ द ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक। और यहां से रशिया में आ गया पंगा, तो भैया तेल मेरे घर में तो उगेगा नहीं ना, मैं खेत में बीज डाल के उगा सकता हूँ। You have Hormuz closed, you will have a problem in Bab el Mandeb, and then if your Russians getting hit, फिर भैया 100% यहाँ तेल पानी की दिक्कत आएगी। मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, तैयार रहना। सो इट इज इन अवर इंटरेस्ट कि ये कॉमेडियन, ये खजूर जाके रशिया के ऑयल मशीनरी पर अटैक ना करे। और अगर फिर पुतिन ने, इफ ही गोज फॉर द एन ऑप्शन, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। उसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं।
It's not so easy. It's much complex than said. It's much easier than said. तो बेसिकली यहाँ परेशानियां मुझे बढ़ती जा रही है, और रशिया हिट हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पे झटका लगेगा। पीछे मोदी जी ने कहा था 7.7% पे ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की ऐसी तैसी पड़ी। आई एग्री विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट अगर रशिया हिट हुआ, याद रखिएगा आपकी बात, इट विल 101% इम्पैक्ट अस। इतना तेल पानी कहीं नहीं। और चाइना अब भी अमेरिका के पास तेल लेने नहीं जा रहा, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स से निकाल रहा है। बट अल्टीमेटली चाइना ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं खेल पाएगा, क्योंकि चाइना को लग रहा मामला यार हो गया, पलट गया, मामला खराब हो गया। तो अगर आप देखिए, वेरी कंसर्न अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज रशिया का जिस लेवल पे अब अटैक हो रहा और जहां अटैक हो रहा, वो आपको और हमारी और आपकी और हमारी जिंदगी को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सो ईरान, अमेरिका, इजराइल may not impact us so directly. हाँ, हमारा वहां डायस्पोरा, दैट इज वन ऑफ द अक्लेस हील वी हैव। बट यहाँ पे सीधा सीधा तेल पानी बंद हो जाएगा। तेल बंद होगा, फर्टिलाइजर में दिक्कत आएगी, फर्टिलाइजर में दिक्कत आएगी, हाइड्रोकार्बन्स में दिक्कत आएगी, हाइड्रोकार्बन्स में दिक्कत आएगी तो दवाइयों से लेके, पेंट से लेके, प्लास्टिक्स में जो भी केमिकल बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ये जरा हमें समझना पड़ेगा साहब, ये मसला क्या है। अब चलते हैं यूके पे। अब यूके में आप जानते हैं एंडी बर्मन आ गए। और एंडी ने, मैंने आपको कल बोला था कि 2 बेसे या कुछ बेसे रॉयल एयरफोर्स की खाली करा दी, पूरी की पूरी बेसेस अमेरिकन को हैंड ओवर कर ली। साहब आप लो बेस, आपको जो मर्जी करना है करो, आप बेस चलाओ, आप मालिक हो। क्यों? एक पहली बात है कि ये 4000 किलोमीटर दूर है फ्रॉम जो ईरान के न्यूक्लियर रेंजेस है। और यहाँ कल B-1 बॉम्बर्स देखे गए, यहाँ लैंसर्स देखे गए, पिकेक्स माउंटेन की कार्रवाई हो रही। B-2 आएंगे तो अमेरिका से आएंगे, काम करके निकल जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लैंड एनीवेयर। ये B-2s का मैंने देखा। बट अच्छा, B-2s के बारे में एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं। ये ईरानी इतने कलाकार हैं, एक बार मैंने एक फोटो देखी थी, एक B-2 बॉम्बर गिर गया ईरान में। मुझे किसी ने फोन, अरे B-2 बॉम्ब, मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने कहा देखो फोटो देखो, एक ट्रक है, ट्रॉलर नहीं होता कंटेनर वाला ट्रक, उसमें एक B-2 बॉम्बर सा कुछ जहाज गत्ते का बनाया उन्होंने, उसका हल गिरा था। कह रहे देखो जी हमने B-2 बॉम्बर गिरा है। अबे मक्कारो, अबे मदरसा फेलो, इतनी मेहनत कुछ और पे लगाते। B-2 बॉम्बर के मतलब ट्रक इज जस्ट मे बी 1/10 ऑफ अ B-2 बॉम्बर। मतलब ट्रक में रखा है B-2 बॉम्बर, कैन यू बिलीव इट? मतलब इतने कलाकार है जहादी, इतने बड़े कलाकार है, इतनी लेवल की कलाकारी करते हैं। तो अब अगर धमकियां देने में कि ओलंपिक हो तो ईरान नंबर 1 मेडल जीत जाए। ये दुनिया में हर एक को धमकी देते, बस ये अभी चांद सितारों को धमकी नहीं देते, हर एक को धमकी देते। अब इन्होंने धमकी दी है जनाब इसको, यूके को, बोला कि तुम्हारी बेसें यूज की जा रही है अमेरिका के लिए और किसी की, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी ईंट से ईंट बजा दें। अराची साहब, कल तो आप रो रहे थे दिस में लास्ट फोन टू फैमिली, और आज आपने फिर यूके को धमकी दी। पर यूके आपसे डर रहा क्या? अमेरिका आपसे डर रहा क्या? कोई नहीं डर रहा आपसे। और लास्ट टाइम जब तक केयर स्टार्मर था तो एक पर्दा सा था। पर्दा क्या था मित्रों? केयर स्टार्मर क्या था? नहीं हम लॉजिस्टिक्स के लिए दे रहे, हम अटैक के लिए नहीं दे रहे, हम इसके लिए नहीं दे रहे, हम उसके, थोड़ा नाटक। ये जो नया इंडिया है, इंडिया मालिक बेस ले लो, पीछे वाली ले लो, आप ही रख लो, जो मर्जी करना मालिक करो, जिसको ठोकना ठोको, हमें तो पता भी नहीं आप बेस में क्या करो। तो अब हो सकता है यूके कहीं ना कहीं ज्वाइन भी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यूके में थोड़ी हवाई बदल रही। और वो जो पाकिस्तानी मोहतरमा थी शबाना महसूद या मखतूम, वट हर नेम वाज, जिनका बीच में था कि ये शायद यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बन सकती, उनका भी पत्ता काट दिया था केयर स्टार्मर ने जाते जाते। केयर स्टार्मर साहब सांप पालोगे तो डसेगी ना, ये तो फिर भी नागिन है। एनीवे, ये वहां की कहानी है। तो यहाँ इनको धमकी दी गई, बट यूके हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। अमेरिका के जहाज वहां से आ रहे हैं, वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर वाले जहाज भी आ रहे हैं, अवैक्स और डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अमेरिका इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। मेडिक्स, नर्सेज, जब मेडिक्स और नर्सेज बहुत बड़ी संख्या में आने लगे तो आप समझिए युद्ध थोड़ा, मतलब क्या बताऊं, देयर कैन बी कैजुअलिटीज, देयर कैन बी लॉट ऑफ इंजुरीज इन द, क्योंकि मेडिक्स और नर्सेज को अमेरिका ने काफी मात्रा में मिडिल ईस्ट बुलाया है, काफी संख्या में बुलाया है। और आप जानते हैं कि ट्रूप्स की तो मूवमेंट हुई है, और एडिशनल ट्रूप्स की मूवमेंट भी हो रही है एज वी टॉक। ठीक है जी। तो ये यूके वाला एंगल मैं अपेक्षा करता हूं पूरा समझ गए। अब जरा आते हैं अपने फेवरेट पाकिस्तान पे। हाय पाकिस्तान के दिल पे चरी छुरियां, और एक कुछ यहां गिरी कुछ वहां गिरी।
अब पाकिस्तान में क्या हो जनाब, पाकिस्तान की कहानी ये है कि पाकिस्तान में केपीके में वजीरिस्तान में टीटीपी ने कर लिया अटैक अभी कुछ घंटे पहले। करीब करीब पाकिस्तान कह रहा 15 मरे, हमारे सूत्र कह रहे करीब करीब 40 से 50 लोग मर चुके हैं अब तक। 40 से 50 लोग टीटीपी ने फिर मार दिए। और मुल्ला मुनीर क्या कर रहा था, वो हीरा मंडी में जब तबला बज रहा था वो नाच रहा था वहां पे। यानी कि तहरीक तालिबान अनस्टॉपेबल है। याद कीजिए फजलुर रहमान ने क्या कहा था, कह रहा तू फाटा में पैर रख के दिखा दे, पैर रख के दिखा दे, मान जाऊंगा तुझे। किसी ने चैलेंज लिया नहीं फजलुर रहमान को, गया नहीं। और अब फाटा में पैर के रखूंगे, आज फिर इनके 40-50 लोग मार लिए अभी तक, पर काफी लोग इंजर्ड है। अब ये डेथ टोल कितना बढ़ेगा वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है डेथ का संख्या बढ़ सकती है। दैट इज व्हाट इट लुक्स टू मी, बट वेरी सक्सेसफुल अटैक। और अगेन पाकिस्तान सिट्टी पिट्टी गुम। और अब अगला अटैक बलोच करेंगे, ये भी आपको अगला बड़ा अटैक बलोच करेंगे और तब इनकी वाट लगाएंगे। और इसीलिए न ट्रंप को रियायत मिलेंगे न चाइना को बलोचिस्तान से माल स्मगल करने का प्रयास मिलेगा। चलिए अब आगे चलते, डबल वैमी में कहां फंसा ये आपका पाकिस्तान। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा साहब हमें नेगोशिएशन करने दो। ईरान आया पाकिस्तान के पास, बोला तुम्हें भाई देखो हमें 10 दिन का सीज फायर चाहिए, कुछ भी कर मुल्ला मुनीर ट्रंप के पैरों में लौट जा, वहीं मर जा, जूते चाटता रहा, मुझे सीज फायर ला दे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने अमेरिकन के साथ डील की थी, जनाब ईरान आपके पास ला देंगे, $10 बिलियन लगेंगे। अभी मीडिया में आ गई, ओपन मीडिया में आ गई, इसमें कोई बात नहीं है। अब क्योंकि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने, थोड़ा इंक्रीज करने, और पर्सनल क्या मांगा था मुनीर और शाहबाज ने वो बात अलग है, पर हाँ इनसे बड़ा मौलाना और इनसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट भी कोई नहीं है, वो अलग बात है। तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि 10 बिलियन की डील हुई, मुल्ला मुनीर शाहबाज वाबाज को कुछ पैसे वैसे मिले, कह रहा साहब ईरान आपके लिए ला देंगे। ईरान गए तो वहां बोला ये तो अमेरिकन काफिर है, इनकी ऐसी की तैसी, हम तो पड़ोसी, हम तो मुसलमान भाई है, काफिरों को ठोकते। तो एज यूजुअल पाकिस्तान दो मुंह साहब दोनों तरफ खेल रहा था। और लिंडसी ग्राहम ने एक बार कहा कि जब तक पाकिस्तान तुम्हारा मीडिएटर है तुम्हारे यहाँ कभी भी डील नहीं हो सकती। और कतर पे लॉट ऑफ पीपल विद इन द ट्रंप एस्टेब्लिशमेंट डू नॉट इवन ट्रस्ट हिम। और अगर आपको याद होगा तो एक दो कमेंट जरूर लिखिएगा। मैंने आपको बोला था जो कतरियों ने जहाज दिया है ट्रंप को, उसमें कुछ मेजर लफड़ा थे, और मुझे नहीं लगता कि वो जहाज बिना अपग्रेड्स के फिर उड़ेगा प्रेसिडेंट को लेके। कहा था नहीं कहा था, याद है किसी को, आई कास्टेड एस्पर्शन देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम्स विद द कतरी प्लेन। दो अमेरिकन से कहा हमने देख लिया, ड्यू डिलिजेंस कर ली, सब कर लिया, बट ये ऑफिशियल है कि कतर के जहाज में कुछ मेजर कमियां और मेजर दिक्कतें पाई गई है। ऐसा नहीं इंजन में नहीं, जो भी अंदर कुछ लगा था कुछ लफड़ा पाया गया है, और उस जहाज में मेजर अपडेट्स होंगे, मेजर। और जब वो मेजर अपडेट्स होंगे फिर उनको ऑडिट होगा, जब वो मेजर ऑडिट होगा तब उस जहाज को एयर वर्दी किया गया। और ये जहाज किसने दिया था, मेरे भाई कतरियों ने। तो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट कतर पे भी विश्वास करने वाले कम है। और पाकिस्तान तो खैर माशाअल्लाह ही, पाकिस्तान तो क्या बताएं, कहते हैं ना नाम ही काफी है। यस इट वाज अ गिफ्ट। मैंने आपको कहा था इस जहाज में प्रॉब्लम है, जब ये तुर्किया में ग्राउंड हुआ था। इवेंचुअली यू विल फाइंड कि ये जहाज या तो यूज नहीं होगा या इसमें कुछ लफड़ा पकड़ा जाएगा। देखिए मैंने आपको ये कहा था, अब इस जहाज का मेजर अपग्रेड होना, क्योंकि इसमें वाकई लफड़ा पाया गया है। अब ये लफड़ा क्या है, आई डोंट नो, बट देयर इज सम सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच व्हिच हैज बीन फाउंड। यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं, जो ट्रंप की सिक्योरिटी के लोग हैं, वो कतर से खुश नहीं है। ट्रंप वांटेड टू कट अ डील विद कतर, पाकिस्तान से लोग खुश नहीं है। लिंडसी ग्राहम ने लिंडसी ग्राहम ने ये सब बोला ही था, करेक्ट। मैंने आपको बोला था ट्रंप ने नया मुर्गा उतारा है मैदान में, वो है इराक का प्रधानमंत्री, और उसको बोला भाई तू चला जा, क्योंकि ही नोज पाकिस्तान गड़बड़ी करता, कतर गड़बड़ी करता। तो एक नया मुर्गा उतारा है मैदान में, बोला जा और ये तू ईरान से। और ये मेरा अनुमान था, मेरी एनालिसिस थी, और आज आपको मैं बता दूं मेरा अनुमान, मेरा एनालिसिस महाकाल की कृपा से बिल्कुल ठीक आया है।
आज तेहरान ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया, बोल दिया जो ट्रम्प का प्रपोजल इराक का प्रधानमंत्री ईरान लेके आया था, जो ट्रम्प का प्रपोजल इराक का प्रधानमंत्री ईरान लेके आया था, उसको हमने खारिज कर दिया। वी हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड वी हैव रिजेक्टेड ट्रम्प्स पीस डील। ट्रम्प ने कोई पीस डील नहीं भेजी थी। ट्रम्प ने कहा था बेटा सरेंडर कर दो, ये 20-25 वाहिदी इनको हमारे हवाले कर दो, मामला खत्म। और अगर आपको याद होगा, इसमें मुज्तबा खमेनी का जूता भी नहीं मिल रहा, मुज्तबा खमेनी तो दूर की बात। तो अब जो पाकिस्तान कह रहा था कि जी हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम तो नेगोशिएटर हैं, अब कतर कह रहा था हम पाकिस्तान के साथ मिलकर नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ईरान ने भी एक बदमाशी की, उन्होंने कहा हमने जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको हमने अपने टर्म्स कंडीशंस दे दी, टर्म्स कंडीशन दे दिया। क्या बात है, और आज तू इतना शरीफ होता तो बात क्या थी। तो हमने टर्म्स कंडीशन दे, दे वर ट्राइंग टू गेट पाकिस्तान एंड कतर वैलिडेटेड।